ये पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे, पिछले लेसन में कि नॉर्मल प्रॉफिट की हमने बात की थी। हम सब नॉर्मल प्रॉफिट की बात कर रहे थे। तो सब नॉर्मल प्रॉफिट मतलब लॉस, यानी कि अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी हम मिलाएं और इकोनॉमिक कॉस्ट में ऑफ कोर्स शामिल करते हैं, तो आप अपने रेवेन्यू से, या जो फर्म है वो अपने रेवेन्यू से उसे कवर नहीं कर पा रही। लेकिन लॉस दो तरह का होता है। अभी हम जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, मैं उसी की तरफ आता हूँ कि लॉस एक होता है विद पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। वो लॉस जो है वो आपको शॉर्ट रन में तो ऑपरेट करने देता है। लॉन्गर रन में यू स्टार्ट थिंकिंग कि हमें शटडाउन की तरफ जाना है कि नहीं जाना। तो अब ये लॉस विद पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या है, हम ये देख रहे थे। तो हमने इसमें देखा कि कंट्रीब्यूशन एक्चुअली जो आपका रेवेन्यू है उसमें से वेरिएबल कॉस्ट को निकालें तो कंट्रीब्यूशन आती है। अगर टोटल रेवेन्यू में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे तो वो टोटल कंट्रीब्यूशन है। अगर आप रेवेन्यू पर यूनिट में से, जो हम कर भी रहे थे यहाँ पर, रेवेन्यू पर यूनिट में से अगर आप वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे तो आपके पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगी। और हमने ये निकाला भी था कि ये 100/10 कैसे किया था कि हमने ज्यूम किया था कि 10 चीजें बिक रही हैं और उस पे रेवेन्यू 100 आ रहा है। ये हमने पहले एग्जांपल मैंने कहा आपको बता दूं, यहाँ पर ये रेवेन्यू 100 और वेरिएबल कॉस्ट 80 ली थी, ये टोटल था। हमने कहा कि 10 यूनिट्स बन रहे हैं, उस पर रेवेन्यू 100 आ रहा है, तो जारी बात है कि फिर इसको मैं अगर ऊपर यहाँ ले जाऊँ यहाँ, तो इसका मतलब है कि आपका जो रेवेन्यू पर यूनिट है वो 10 आ रहा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये 10। और इसी तरह हमने वेरिएबल कॉस्ट भी देखी थी कि वेरिएबल कॉस्ट 80 थी, तो वो 10 यूनिट्स से उसको डिवाइड करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी, वो 8 है। तो हमारे पास एक्चुअली आंसर आ गया था इज इक्वल टू 2। यानी कि आपको हर यूनिट जो आप बनाकर बेच रहे हैं, आपको लॉस तो हो रहा है लेकिन आपको कंट्रीब्यूशन मिल रही है। यानी कि आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 8 रुपीज है या $8 है, आपको रेवेन्यू 10 आ रहा है, तो इसका मतलब है यू आर एबल टू कवर योर वेरिएबल कॉस्ट कंफर्टेबली एज अ फर्म, एज अ बिजनेस। तो आपको 2 रुपए ऊपर है। ऑफ कोर्स ये प्रॉफिट नहीं है, आपको पता ही है, क्योंकि आपकी आपकी अदर कॉस्ट भी हैं जिसमें फिक्स कॉस्ट आती है, जिसे ओवरहेड भी बोलते हैं। वो यहाँ दी हुई आपको नजर आ रही है, वो 1000 है, तो वो तो कवर नहीं हो रही ऑफ कोर्स। लेकिन आपको ये पता है कि आपको 2 रुपए जरूर मिल रहे हैं एक्स्ट्रा, ओवर एंड अबव वेरिएबल कॉस्ट। तो ये आपने पहला यूनिट बनाया तो आपके 1000 में से 2 रुपए या $2 कवर हो गए, क्योंकि फिक्स कॉस्ट ने तो बढ़ना ही नहीं है आउटपुट के साथ। तो अब यहाँ पर आप मजीद प्रोडक्शन कर सकते हैं इन ए होप कि अगर हम ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे और वो बिकेगी, तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वी विल बी एबल टू कवर आर फिक्स कॉस्ट। अगर 1 से 2 रुपए की कंट्रीब्यूशन आ रही है, तो 2 से 4 रुपए की आएगी, 3 से 6 रुपए की आएगी। और इस तरह अगर हम इसको बढ़ाते जाएंगे तो 500 यूनिट्स पे ले जाएंगे, तो 500 यूनिट्स पे आपकी जो कंट्रीब्यूशन हो जाएगी वो 1000 हो जाएगी। 500 यूनिट्स पे, क्योंकि आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है वो 2 मिल रही है, तो आपके पास 1000 आ गया। इसका मतलब आपकी फिक्स कॉस्ट भी कवर हो गई। वेरिएबल तो पहले ही हो रही थी। इसका मतलब है फर्म कहाँ पहुंच गई, बताओ इस सिचुएशन? ब्रेक इवन। ब्रेक इवन, बिल्कुल सही। तो ब्रेक इवन आ गया और अब आपको जो प्रॉफिट होगा 500 यूनिट्स के बाद, वो आपका प्रॉफिट होगा। अच्छा, ये तो पता है, आपने एएस में भी पढ़ा हुआ ये। तो इसलिए अगर आपको पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मिल रही है किसी प्रोडक्ट से, चाहे लॉस भी हो रहा है, तो स्टिल यू यू कैन रिमेन होपफुल कि यार हम बनाएंगे ना तो एक मौका आएगा जब हमारी वो लॉस खत्म हो जाए। तो इसलिए लॉस विद कंट्रीब्यूशन पे आप अपने प्रोडक्शन को बंद नहीं करते। अच्छा, अब तो उसको ना हम सब नॉर्मल प्रॉफिट बोल देते हैं, है ना। ये हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, डोंट यू वरी। लेकिन मैंने कहा पहले भी थोड़ा सा आइडिया दे दूं। सब नॉर्मल प्रॉफिट को लॉस विद कंट्रीब्यूशन भी बोला जाता है। मैं यहाँ लिख सकता हूँ लॉस विद पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन।
तो इसीलिए शॉर्ट रन में बिजनेस ऑपरेट होता रहता है, करते रहते हैं। और लॉन्गर रन में सोचते हैं कि ये पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मिल रही है या खत्म तो नहीं हो रही। तो फिर आप प्लान कर सकते हैं कि आपको आगे शट डाउन करना है या नहीं करना। अच्छा, ये बात हो गई। अब उसके बाद हम अगली जो चीज आ जाती है वो है, अच्छा इसी में लॉस विद जीरो कंट्रीब्यूशन भी हो सकता है, लेकिन उसको ऑफ कोर्स सब नॉर्मल प्रॉफिट नहीं बोलेंगे। लॉस विद जीरो कंट्रीब्यूशन मतलब आपको अब वेरिएबल कॉस्ट तो आपकी कवर हो रही है, लेकिन आपको फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा। यानी कि अगर मैं ये कह दूं कि आपका टोटल रेवेन्यू जो है वो 100 के बजाय 80 हो गया, तो ऑफ कोर्स फिर तो 80 वेरिएबल कॉस्ट है, 80 वो है। तो अब आपको तो 8 रुपए मिल रहे हैं अगर आप 10 यूनिट्स ही प्रोड्यूस कर रहे हैं और बेच रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, कीपिंग द एग्जाम्पल सेम। तो 8 रुपए मिल रहे हैं, 8 रुपए आपके वेरिएबल कॉस्ट के हैं, तो फिक्स कॉस्ट में तो कुछ भी नहीं बच रहा, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो रही। तो ये फिर पॉइंट होता है जिसपे फर्म जो है ना वो प्लान करती है कि भाई शट डाउन कर दें हम। तो क्योंकि इसका फायदा नहीं है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो कभी भी कवर नहीं होनी ना, जितनी मर्जी आउटपुट बना दे, कोई होप है ही नहीं आपको। अच्छा बार इसको हम बाद में कवर करेंगे, लेकिन मैंने कहा आपको उसको थोड़ा सा जरूर बता दें। अच्छा आगे आगे हमारे पास सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ये वो प्रॉफिट होता है जो नॉर्मल प्रॉफिट से अबव होता है। नॉर्मल प्रॉफिट जिसमें हम देखते हैं कि टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट हमें बज़ाहिर बराबर लग रहे होते हैं, हमें ब्रेक इवन नजर आ रहा होता है, लेकिन एक्चुअली होता नहीं है, वो हमने डिस्कस कर लिया है क्यों। तो अगर आपको उससे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि जो मार्जिन है बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉस्ट वो ज्यादा है, और उस एरिया को आप हाईलाइट कर सकते हैं, तो दैट बिकम्स योर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। और वो यहाँ लिखा भी हुआ है कि इज द प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। इसको एबनॉर्मल प्रॉफिट भी बोल दिया जाता है एट टाइम्स। और इसका मतलब आप अपनी सारी कॉस्ट को इंक्लूडिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत आसानी से कवर कर। अच्छा, और आगे मैंने वैसे ही लिखा हुआ है कि शॉर्ट रन में तो आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है जनरली फर्म्स को, लॉन्ग रन में नहीं होता। पता है क्यों नहीं होता? बता सकती हो? शॉर्ट यानी कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट शॉर्ट रन में तो फर्म्स को हो सकता है, लॉन्ग रन में नहीं होता। नहीं, क्योंकि एवरेज कॉस्ट बढ़ जाती है लॉन्ग रन में, हाँ, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से। ये भी आप बात तो करिए कि शुरू में लॉन्ग रन में जरूरी तो पहले तो सुपर नॉर्मल, वो तो एवरेज कॉस्ट तो बाद में बढ़ेगी ना, पहले तो इकोनॉमी में स्केल आएगा, तो पहले तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पे जाना तो चाहिए ना। आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पे लॉन्ग रन में होते ही नहीं। उसकी वजह ये है कि जब आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो बाकी फर्म्स जो और इंडस्ट्रीज में और मार्केट में ऑपरेट कर रही हैं, तो दे हैव एन इंसेंटिव कि यार इस मार्केट में चलते हैं, इधर सारी फर्म को प्रॉफिट बहुत हो रहा है, तो हम भी कमाते हैं। तो जब फर्म मार्केट में आएंगी तो कस्टमर डिवाइड हो जाएगा ना, तो प्रॉफिट भी कम होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह वो फर्म आती जाएंगी और आहिस्ता आहिस्ता लॉन्ग रन में आपको सुपर नॉन प्रॉफिट हो नहीं सकता, क्योंकि फर्म जो है ना वो बहुत ज्यादा हो जाएंगी। ये उस सिचुएशन में है अगर न्यू फर्म्स कैन इजीली एंटर द मार्केट। हम पढ़ेंगे कि उसके लिए बैरियर्स टू एंट्री एक कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन हम उसको लेटर ऑन उस पर बात करेंगे कि अगर एंट्री बैरियर्स नहीं है और कोई भी फर्म मार्केट में एंटर हो सकती है, तो फिर यही होगा कि लॉन्गर रन में फर्म्स को सुपर नॉन प्रॉफिट नहीं होगा, इनफैक्ट वो नॉर्मल प्रॉफिट बन जाएगा। बहरहाल इस पे हम डिटेल में बात करेंगे आगे मार्केट स्ट्रक्चर पर, इसलिए अभी यहाँ तक ही काफी है। आगे चलते हैं। और ये मैंने कुछ लिख भी दिया आपको, कुछ इक्वेशन सी। सुपर नॉन प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और फिर नॉन प्रॉफिट क्या है? टोटल प्रॉफिट माइनस सुपर नॉन, ऑफ कोर्स उसी से डिराइव किया हुआ मैंने। ये मैं इसीलिए लिखा है क्योंकि पेपर में एमसीक्यूज में इस तरह की चीज पूछी जाती है, तो अगर आपको ये क्लैरिटी हो एक जो मैंने फार्मूले से बना दिए, तो आसानी रहती है। और सब नॉमिनल प्रॉफिट क्या है? जिसमें टोटल प्रॉफिट जो है वो लेस देन इकोनॉमिक कॉस्ट होता है, यानी कि उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी ऑफ कोर्स शामिल होती है, और इसको हम लॉस विद पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। अच्छा जी, ये हमने इसको कर दिया कंप्लीट, अब हम चलते हैं सर, अगले। मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी बोलिए। सर, सब नॉर्मल प्रॉफिट में अगर एक्सप्लिसिट कॉस्ट सारी कवर हो रही है और सिर्फ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कवर नहीं हो रही, तब भी वो सब नॉर्मल प्रॉफिट ही रहेगा? तब भी वो बिल्कुल सब नॉर्मल प्रॉफिट रहेगा,
एक्चुअली अगर तो आपकी सिर्फ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कवर नहीं हो रही और बाकी सारी कॉस्ट कवर हो रही है जैसे आपने अभी बताया मुझे, तो वो तो नॉर्मल प्रॉफिट बन गया ना फिर। क्या ख्याल है नॉर्मल प्रॉफिट सर में? लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट में तो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट हो जाता है, और यानी कि टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में कॉस्ट तो भी, हाँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हाँ, होता है। सॉरी सॉरी, सही सही, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो कवर हो रही होती है, वो भी कवर हो रही होती है। तो प्रॉफिट वहां हो रहा होता है लेकिन नजर नहीं आता, तो उसमें बोलते तो प्रॉफिट ही है। अच्छा, इसके अलावा प्रॉफिट वहां पर भी है लेकिन नजर नहीं आ रहा। तो अब अगर आपकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है आप कह रहे हैं वो कवर नहीं हो रही, तो और बाकी कॉस्ट पूरी हो रही है, तो वो प्रॉफिट तो फिर भी है। प्रॉफिट कम हो सकता है लेकिन प्रॉफिट है। सब नॉर्मल का मतलब ये है कि आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो चलिए कवर नहीं हो रही, आपकी बाकी कॉस्ट भी कवर नहीं हो रही, इसलिए उसको हम शेडेड एरिया से शो कर सकते हैं। वरना शेडेड एरिया से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को अगर दिखाना हो वो शो नहीं होती, ये वजह है। तो नॉर्मल प्रॉफिट में भी अपॉर्चुनिटी हम दिखा तो देते हैं इक्वल है कि ये कॉस्ट है, टोटल ऐड कर दिया। अच्छा, अगर आप उसमें भी कॉस्ट में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऐड कर देते हैं जैसे हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते भी हैं, तो हमें लॉस नजर आएगा, लेकिन ये कंडीशन फिर वो मेंशन करेंगे। हम जनरली इस पे ये नहीं कह सकते कि ये भाई कॉस्ट कवर हो रही है कि कौन सी कॉस्ट कवर हो रही है, इम्प्लिसिट भी कवर हो रही है या खाली एक्सप्लिसिट हो रही है। अगर दोनों पार्ट्स में कवर हो रहे हैं या एक्सप्लिसिट सारी कवर हो रही है और इम्प्लिसिट थोड़ी सी कवर हो रही है, ये ज्यादा हो रही है, ये डिफरेंट कंडीशन जरूर है, पूछेंगे नहीं, लेकिन उसको फिर हम इकोनॉमिक लॉस तो बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक लॉस हो रहा है कि इकोनॉमिक कॉस्ट सारी कवर नहीं हो रही। और उसको अगर हम, लेकिन हम उसको कहें कि ये सब नॉर्मल प्रॉफिट है, तो वो कंट्रीब्यूशन जो आ रही है ना वो एक्चुअली एक्सप्लिसिट कॉस्ट की होती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट की नहीं होती। क्योंकि मैंने जो आपको एग्जांपल दी है उसमें मैंने आपको फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट की एग्जांपल दी है, उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहीं नहीं है। समझ आ रही? जी सर। अच्छा, और अच्छा इसको मैं क्लोज करता हूँ और हम अब आगे चलते हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चन तो मैं नहीं अभी करवाऊंगा क्योंकि वो रिलेटेड है दूसरे टॉपिक से जो कि काफी ज्यादा लंबा है, इसके बाद ही हम इसके एमसीक्यू देख पाएंगे। और वो है डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर, और इसके नोट्स मैं आपको पहले ही भेज चुका हूँ, राइट? यस। ओके, अच्छा दूसरी बात कि एमसीक्यू जो मैंने आपको भेजे हुए हैं पहले वो अभी आपने करके देने हैं, राइट? जी सर, मैंने कर लिए, मैं इंशाल्लाह आज आपको अच्छा, सेंड कर दूंगी। नहीं वो तो ठीक है, मुझे लगा कि पता नहीं आपने भेजे हैं तो मेरे मुझसे शायद इधर उधर हो गए हैं। अच्छा ओके, अच्छा अब हम आ गए मार्केट स्ट्रक्चर पे। अच्छा, अब ये ओ लेवल में भी पढ़ा हुआ है लेकिन इतना डिटेल में नहीं पढ़ा हुआ, सिर्फ थोड़ा सा हमने आइडिया लिया था कि उसमें परफेक्ट कंपटीशन होता है, एक मोनोपोली होती है, दैट इज इट। इससे ज्यादा हमने कुछ नहीं पढ़ा। तो इससे पहले हम पहले ये जानेंगे जिस तरह ह्यूमन स्ट्रक्चर होता है, ह्यूमन की बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, कोई लंबा है, मोटा है, पतला है, किसी के शोल्डर्स ब्रॉड हैं। तो अब हम उसकी जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उससे उस बंदे को आइडेंटिफाई करते हैं और बताते हैं कि यार ये बंदा इस तरह का है। इसी तरह मार्केट को भी आइडेंटिफाई किया जाता है विद सिमिलर सॉर्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन वो ऑफ कोर्स डिफरेंट होती हैं। जैसे कि मैं अगर यही बात करूं तो जैसे आपके नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स कितने हैं मार्केट में, ज्यादा है कि कम है, वो आपके मार्केट एक सर्टन मार्केट स्ट्रक्चर की टाइप को डिटरमिन करते हैं। नेचर ऑफ प्रोडक्ट किस तरह का है, फिर प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंशिएटेड है या होमोजीनियस है। अच्छा, डिफरेंशिएटेड होमोजीनियस में फर्क ये होता है कि होमोजीनियस का मतलब होता है आइडेंटिकल या एग्जैक्टली द सेम। यानी कि अगर दो फॉर्म्स या तीन फॉर्म्स या चार फॉर्म्स एक प्रोडक्ट बना रही हैं, तो यू कैन नॉट आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ एनी ऑफ द फॉर्म, क्योंकि आपको लगेगा कि ये सारे एक ही प्रोडक्ट हैं, और ये कौन सा प्रोडक्ट किस फॉर्म का है यू कैन नॉट टेल दैट। तो इसलिए इसको आइडेंटिकल का नाम भी दिया जाता है या वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। और प्रैक्टिकल लाइफ में होमोजीनियस प्रोडक्ट तो चले हम शायद वो भी मुश्किल से मिले, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि आपको वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह जो मिलते हैं वो ऑलमोस्ट एक जैसे ही होते हैं जो रेडियो पे लगे होते हैं। या अगर आप वो चीज़ें जो ब्रांडेड नहीं होती, जैसे आप बेकरी कभी अगर जाएं तो आप खुले बिस्किट ले रहे हैं अगर, तो या निम्को है जो कि खुली पड़ी हुई है विदाउट द ब्रांड, तो वो इसमें आ सकती है अगर इफ टेस्ट भी सेम है उसका और देखने में भी सेम लग रही है। तो डिफरेंशिएटेड में आप
आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बिटवीन द प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय टू डिफरेंट कंपनीज या टू डिफरेंट फर्म्स। तो मार्केट स्ट्रक्चर में दोनों में से एक भी हो सकता है, या होमोजेनस या डिफरेंशिएटेड, उसको पढ़ेंगे। फिर फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है, ये मैं अभी बात भी कर रहा था आपसे। क्या फर्म आसानी से मार्केट में एंटर हो सकती है या निकल सकती है? तो ये भी मार्केट स्ट्रक्चर की एक कंडीशन है, हम इनको पढ़ेंगे अभी, इन सब की बात करेंगे। अब फ्रीडम ऑफ एंट्री का मतलब क्या है? फ्रीडम ऑफ एंट्री का मतलब है कि देर आर नो एंट्री बैरियर्स, एंट्री बैरियर कोई भी नहीं है। और एंट्री बैरियर करता क्या है असल में? अगर एंट्री बैरियर हो, याद रखे ना कि फ्रीडम ऑफ एंट्री है या नहीं। अगर मैं कहता हूं फ्रीडम ऑफ एंट्री है, तो इसका मतलब है एंट्री बैरियर नहीं है। या तो मैं सिर्फ एंट्री बैरियर लिख रहा हूं। एंट्री बैरियर क्या होते हैं, आप बता सकती हो? सर प्रेडेटरी प्राइसिंग। प्रीडेटरी प्राइसिंग, हाँ जी, बात आप अच्छा बिल्कुल सही बात कर रही हो आप। यानी कि इसका मतलब है फैक्टर्स दैट रिस्ट्रिक्ट न्यू फॉर्म्स, ये लिख रहा हूं, आगे भी आ जाएगा, टू एंटर द मार्केट। कोई भी फैक्टर जो कि नई फॉर्म्स को मार्केट में एंटर होने से रोके, तो वो एंट्री बैरियर है, और इसका मतलब उसने फॉर्म की फ्रीडम ले ली है। यानी कि इवन इफ यू टेक अ डिसीजन टू एंटर द मार्केट, यू आर नॉट एबल टू एंटर। तो इसका मतलब है कि एंट्री बैरियर मौजूद है। और जो आपने बताया वो बिल्कुल एक एंट्री बैरियर है। तो आप जैसे हमने यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल ले भी लें, तो आपने कहा कि आप अगर बहुत ज्यादा कम प्राइस चार्ज करते हैं, आपने प्री डेटरी प्राइसिंग बोली है, तो ये बिल्कुल है। और नई फर्म जो है वो इतनी कम प्राइस चार्ज नहीं कर सकती। और उसका रीजन आपको पता ही है कि एक अगर जो फर्म पहले से मौजूद हैं, दे ऑलरेडी हैव कॉस्ट बेनिफिट्स, इकोनॉमी ऑफ स्केल की शक्ल में, तो दे कैन रिड्यूस देयर प्राइस टू अ वेरी लो लेवल। नई फर्म जिसका ब्रेक इवन भी नहीं आया हुआ, कोई कॉस्ट बेनिफिट भी नहीं है, तो वो उतनी कम प्राइस चार्ज नहीं कर सकता, और ऑफ कोर्स फिर वो मार्केट में compete नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए वो एंटर ही नहीं होंगे ना। बात ये है, वो एंटर होंगे ही नहीं। अगर कोई एंटर होगा भी, तो वो तो मार्केट कुछ देर सर्वाइव करने की कोशिश करेगा, फिर निकल जाएगा। कोई कस्टमर उससे क्यों लेगा? इफ देर इज ऑलरेडी वेल नोन एंड फेमस ब्रांड there in the market and they are charging a very low price, why would people like to try out a new brand जिसके बारे में कुछ ना कोई ट्रस्ट डेवलप हुआ है, ना कोई रिलायबिलिटी का एलिमेंट है, और कीमत भी ज्यादा है, तो क्यों लेंगे? तो ऑफकोर्स फिर वो बाहर ही जाएगा। तो ये जो कि सिनेरियो जहन में होता है फॉर्म्स के, वो एंटर नहीं होती। प्री डेटरी के अलावा आप र्यूमर्स की बात भी कर सकते हैं। क्या आप र्यूमर स्प्रेड कर रहे हैं, ये नई फर्म आ रही है, ये पुअर क्वालिटी दे रही है, या कुछ भी, तो कस्टमर्स ऑब्वियसली, नए जो फेमस ब्रांड है उसके बारे में र्यूमर स्प्रेड करना इतना इजी नहीं है, और उसकी सेल्स इतनी जल्दी कम नहीं होती, क्योंकि पीपल ऑलरेडी हैव ट्रस्ट ऑन इट। तो नई कोई फॉर्म आ रही है जिसको जानते ही नहीं है, उसके खिलाफ कोई भी र्यूमर्स स्प्रेड आप करेंगे, वो नॉर्मली बाद का जो है वो ओरिजिनेट एस्टैब्लिश फॉर्म की तरफ से ही होती है। तो एस्टैब्लिश फॉर्म्स र्यूमर स्प्रेड करके, और आजकल तो बहुत आसान है, सोशल मीडिया पे वायरल कर दो और बस। अब सोशल मीडिया में तो ज्यादातर खबरें झूठी ही होती हैं, आपको पता है बहरहाल। लेकिन उससे लोग यकीन करें ना करें, लेकिन उसको बाय नहीं करते, ये पता नहीं यार सच ना हो कहीं, ये बात। अच्छा, तो बहरहाल तो ये एंट्री बैरियर इस तरह, अगर खाली यही नहीं है, आपका ब्रांड इमेज जो है वो बहुत अच्छा है, ठीक है, तो या मैं चलिए लिख भी देता हूँ, इमेज, या लोग जो है ना वो, और ब्रांड इमेज है तो फिर लॉयल्टी भी ऑफ कोर्स आपकी होगी। तो कस्टमर फिर नया नए ब्रांड को नहीं टेस्ट करते। और तो ये कुछ एंट्री बैरियर और भी हैं, वो हम आगे जाके जरूर पढ़ेंगे, अभी इतनी ठीक है बात। और तो इसलिए वो एंटर तो कई जगह पे होता है जहाँ फ्रीडम है, वहां इस तरह के बैरियर्स नहीं है, कोई भी फॉर्म मार्केट में आ सकती है। अच्छा, साथ में एग्जिट भी लिखा हुआ है, एग्जिट बैरियर, फ्रीडम ऑफ एग्जिट। अब ये क्या बात हुई? आपने मार्केट से बाहर निकलना है तो निकल जाओ, उसमें ऐसी क्या बात है? क्या ख्याल है? ऐसा तो कुछ नहीं है ना। कोई फर्म एग्जिट बैरियर होता है क्या? फैक्टर्स दैट डू नॉट अलाउ फर्म और फर्म्स टू एग्जिट द मार्केट, ऐसा भी होता है कभी।
भाई बिजनेस को बंद करो, निकल जाओ, कैसे रोक लेंगे वो? उसी को बोलेंगे एग्जिट बैरियर। वो क्या है भला? मैं बता देता हूँ। उसमें आ जाती है आपकी, हम बोलते हैं स्विचिंग कॉस्ट, या हम इसको एक और टर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं, संक कॉस्ट। संक, सिंक, सैंक, संक उसी से है ना। जो सिंक है, बेसिन, उसको भी इसलिए बोलते हैं, वो चीजें आप जो भी हाथ धोते हैं मैल वगैरह वो निकल जाती है। तो आप अब, आप फर्ज के मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं, आप निकलना चाह रहे हैं, आपको ना कोई 1 लाख रुपीज का लॉस हो रहा है एवरी मंथ। अब आप निकलना चाह रहे हैं कि जी भाई कोई फायदा नहीं है, वही कि आप को ना लॉस विद जीरो कंट्रीब्यूशन हो रही है, तो आपने कहा निकलो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर आप बिजनेस को बंद करते हैं तो आपका नुकसान होता है 10 करोड़ का, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा की थी उस बिजनेस पे, या एक सर्टन इंडस्ट्री में एक सर्टन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है टू स्टार्ट अ बिजनेस। आपने कहा ये 1 लाख रुपए का जो नुकसान हो रहा है ये बेहतर है, वो 10 करोड़ का नुकसान कौन बर्दाश्त करेगा? क्योंकि लॉस मेकिंग बिजनेस कौन खरीदता है? कोई भी नहीं खरीदता, कोई खरीदेगा भी तो पैसे देगा भी नहीं उतने। तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ गई, जो डूबने वाली अमाउंट है वो आपकी बहुत ज्यादा है। आपने स्विच करना है एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री, या बाहर निकलना है, तो आप नहीं निकल पा रहे। तो ये है तो एग्जिट बैरियर, लेकिन ये एंट्री बैरियर भी बन जाता है। ये देख कर लोग एंटर ही नहीं होते, क्यों? कि यार निकलना मुश्किल है। तो ये हो गया फ्रीडम ऑफ एंट्री एग्जिट। तो कई कई मार्केट टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर में एंट्री और एग्जिट बैरियर नहीं होते, कहीं होते हैं। फिर इन्फ्लुएंस ऑफ फर्म्स इन द मार्केट, कई फर्म डोमिनेट करती है मार्केट को, और वो इन्फ्लुएंस का मतलब है कि इन टर्म्स ऑफ सप्लाई, कस्टमर्स को भी इन्फ्लुएंस करती हैं, सप्लाई को भी, क्योंकि उनका मेजर शेयर होता है मार्केट के अंदर। तो ये बड़ी फर्म्स होती हैं, डोमिनेट करती हैं। ये भी होता है, और कई जगह होता है कि कोई भी फर्म डोमिनेट नहीं कर पाती, कोई भी फर्म इन्फ्लुएंस नहीं कर पाती। सारी फर्म्स होती हैं वो छोटी होती हैं, ना उनका इन्फ्लुएंस कस्टमर्स पे होता है, ना ही मार्केट पे होता है, या ना ही सप्लाई पे होता है। तो ये हम देखेंगे। फिर अमाउंट ऑफ कंपटीशन कितना है, तो उसके अलावा, सॉरी, अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, बायर्स और सेलर्स को कितनी है, ये भी कई जगह पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, कई जगह पे नहीं होती। जैसे होता है अक्सर ऐसे कि आप भी कभी अभी मदर के साथ शॉपिंग करने जाओ तो वहां होता है ऐसे कि आप कहते हैं कि ये चीज इतने की है, कोई कपड़ा ले रहे हैं, और जी पिछली दुकान में तो इतने का मिल रहा है, आप बोल देते हैं, उसको पता ही नहीं होता, अच्छा जी बाजी चले आप ऐसा करें, कम कर लें, इतना कर लें। अब अगर कोई झूठ भी बोल रहा है तो उसको पता ही नहीं है, कि उसको आइडिया नहीं है प्रोडक्ट बिक कितने का रहा है, किस क्वालिटी का प्रोडक्ट कितने में बिक रहा है। अच्छा, इस तरह हम तो उल्लू बनाते हैं दुकानदारों को, दुकानदार भी बनाते हैं, जनाब हम तो अपनी कॉस्ट पे ही बेच रहे हैं। अभी कॉस्ट पे भी कोई बेचता है, लेकिन क्या देते हैं वो, कि चलें जी आपके लिए हमने कॉस्ट पे निकाल दी चीज, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि वो एक्चुअली इसकी प्राइस है क्या मार्केट में। तो ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं है ना प्रोड्यूसर को ना कंज्यूमर को, लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर ऐसे भी होती है जहाँ दोनों को कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है, तो कोई भी दूसरे को उल्लू नहीं बना सकता। अच्छा, ये बात हो गई। अब आपको जो चीज समझनी है वो ये है कि अगर मैं अम, अच्छा इसको क्लोज करता हूँ, पेंट में बता देता हूँ, ये इजी है समझना इसलिए मैंने कहा यही बताऊं। अच्छा, अब आप ऐसे ले लें, ये मैंने आपको एक स्पेक्ट्रम बता रहा हूँ, मार्केट स्ट्रक्चर का स्पेक्ट्रम। अच्छा, वो क्या है जी? आप लेट से हमारे पास एक यहाँ पे ले लेते हैं, दो एक्सट्रीम्स ले लेते हैं ना। अच्छा, अब यहाँ पर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, ये इस स्टेज पे आ रहा है। अच्छा, अब इसका मतलब है यहाँ कंपटीशन सबसे ज्यादा होता है। अच्छा, और जितना आप मूव करते हैं आगे की तरफ, टुवर्ड्स दिस साइड, तो यहाँ पर जितना उधर जाएंगे उतना ही आपका बढ़ेगा इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो और अगर एक्सट्रीम पे अगर आप पहुंच गए
तो वो एक्सट्रीम केस है इम्प्रॉपर कंपटीशन। बीच में आपके पास, अब अगर हम देखें तो डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स आते हैं। जैसे अगर हम ले लेते हैं जी, यहाँ पर एक मार्केट स्ट्रक्चर लेते हैं, एक यहाँ ले लेते हैं, और एक हम लेट से इधर भी ले लेते हैं। तो अब सबसे लेफ्ट साइड पे जो एक्सट्रीम है वहां बफर कंपटीशन है। तो उससे आगे हम चलें, अगर मैं अगर यहाँ लिख दूं, ये पीसी, पीसी मतलब बफर कंपटीशन, उससे आगे चलें तो यहाँ पर आ जाती है हमारे पास मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। और इसमें क्या होता है, कंपटीशन थोड़ा कम हो जाता है परफेक्ट कंपटीशन के मुकाबले में, मतलब उतने जो सेलर्स हैं वो नहीं होते मार्केट में। अभी हमने बात की है, बहरहाल इन पर हमने डिटेल में बात करनी है, अभी सिर्फ बता रहा हूँ। तो इसमें नंबर ऑफ बायर्स कम हो गए। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है आगे, उससे आगे ओलिगोपली। ये जो होती है इसमें कंपटीशन थोड़ा और कम हो जाता है। इसमें ना 8 से 10 फर्म होती हैं जो ऑपरेट करती हैं। अच्छा, जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है उसमें फर्म्स, मैं अगर लिख भी दूं, अ, अच्छा चलिए अभी आगे चलते हैं। ओलिगोपली से आगे चलें तो आपके पास आ जाती है डिओपली। ये तो मैं स्कूल में पढ़ाता भी हूँ ना, तो बच्चे हंसते हैं, सर आप ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये क्या चीज है, ये मजाक कर रहे हैं आप पर। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर है। और डिओपली में क्या होता है, दो फॉर्म्स। जैसे अगर हम अभी सॉफ्ट ड्रिंक की बात करें ना, तो दो ही फॉर्म है जो मार्केट को डोमिनेट कर रही है, पेप्सी और कोक। वैसे तो और भी हैं, कोला नेक्स्ट है या गोरमे कोला। आपके आपके यहाँ सॉफ्ट ड्रिंक चलती है? नहीं पीते आपके यहाँ, तो पीते ही नहीं है ना। जी सर। अच्छी बात है। तो अब डिओपली वो पेप्सी और कोक करता है, वो मार्केट, मेन मार्केट को उन्होंने कैप्चर किया हुआ है। तो मार्केट को वो इन्फ्लुएंस भी करते हैं, सप्लाई को भी करते हैं, कस्टमर्स को भी करते हैं। तो वहाँ दो, बाकी वो जो है वो तो ना होने के बराबर है ना, गोरमे और कोला नेक्स्ट। यही दोनों है डोमिनेट कर रहे हैं, तो डिओपली बोलेंगे उसे। अच्छा, और उसके बाद आपके पास आ जाती है जानी मानी मिनोपली। और इसका तो नाम आपने पहले भी सुना हुआ है। और इसमें हम कहते हैं, अच्छा मैं नीचे यहाँ चला जाऊं, तो यहाँ बोलते हैं कि वेरी लार्ज, वेरी लार्ज क्या मतलब, वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। और अगर आगे जाएं यहाँ पर, तो यहाँ मैनी बोल सकते हैं, वेरी लार्ज नहीं बोल सकते। और इसी तरह ओलिगोपली में चले जाएं तो हम नॉर्मली कह सकते हैं कि 8 to 10 काउंट कर लिया था आप। अच्छा, और ओलिगोपली की बात करूं तो आप पेट्रोल पंप्स को देख लो। पेट्रोल पंप गिने तो नहीं है आपके पास, पता नहीं, एक जूम है, एक आपका कॉल्टेक्स है, इसी तरह एक टोटल है, और इस तरह ही कोई 3 4 5 6 और होंगे जो चला रहे हैं काम। ये बहरहाल इसमें तो गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये 8 10 बड़ी फर्म है। हो सकता है कोई छोटी फर्म भी हो कुछ, लेकिन वो इतनी छोटी है, माइनर सी है, कि वो किसी भी तरह से मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। मार्केट को डोमिनेट यही 8 से 10 फर्म्स करती हैं। और डिओपली में आके दो हो जाती है। और मोनोपली, अगर मैं इसको प्योर मोनोपली बोलूँ तो एक हो जाती है। तो ये मार्केट स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब इसमें हमने ये मार्केट स्ट्रक्चर सारे पढ़ने हैं, लेकिन डिओपली जो है ना, दो वाली, ये नहीं पढ़ना, ये ए लेवल के सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हम भी इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अब हम चलते हैं, तो हम स्टार्ट करेंगे परफेक्ट कंपटीशन से, और फिर आगे चलते जाएंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, और फिर मोनोपोली की बात करेंगे। और इसमें हमने पढ़ना ये है कि फर्म जो है ना वो किस तरह से प्रॉफिट कमाती हैं, और या किन 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 सिचुएशन से ये गुजरती हैं। जो हमने पढ़ा है कि ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, ये नॉर्मल प्रॉफिट है, ये सब नॉर्मल प्रॉफिट है। इसी तरह फिर शट डाउन पॉइंट भी आ जाता है, तो हमने अभी पहले बात नहीं की, तो वो हम यहाँ देखेंगे, लेकिन पहले स्ट्रक्चर को समझेंगे। अच्छा, अब परफेक्ट कंपटीशन आ गया हमारे पास, तो मैंने इसकी कंडीशंस लिखी हुई हैं यहाँ पर। ये वैसे तो एक रियलिस्टिक स्ट्रक्चर नहीं होता, मार्केट स्ट्रक्चर नहीं होता, लेकिन क्योंकि ये आइडियल मार्केट स्ट्रक्चर है, तो इसको पढ़ा इसलिए जाता है ताकि हम बाकी स्ट्रक्चर्स को इससे कंपेयर करें, और जो स्ट्रक्चर इसके क्लोज होगा, जाहिर बात है वो फिर ज्यादा बेहतर स्ट्रक्चर कहलाएगा। अच्छा, अब ये क्यों प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता, उसके कुछ रीजन है, और वो हम देखने लगे हैं। अच्छा, वैसे ये सबसे आइडियल स्ट्रक्चर क्यों होता है, क्योंकि ये मोस्ट एफिशिएंट मार्केट स्ट्रक्चर है। ये मैंने लिखा भी हुआ है, ये देखो।
और मोस्ट एफिशिएंट का क्या मतलब है, जरा बता दो। अगर मैं कहता हूं कि किस एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन के प्राइस भी कम है और क्वालिटी भी ज्यादा है। जी ये बात तो सही है, लेकिन बिल्कुल सही कह रही हूँ, लेकिन टेक्निकल टर्म्स में मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि हमने पढ़ा है ये। इसका मतलब है परफेक्ट कंपटीशन में फर्म्स इकोनॉमिकली एफिशिएंट होती हैं, यानी कि वो प्रोडक्टिवली एफिशिएंट भी होती हैं, उनमें एक्स एफिशिएंसी भी होती है, यानी कि वो लोएस्ट पॉसिबल एसी पे ऑपरेट कर रहे होते हैं, उनमें टेक्निकल एफिशिएंसी भी होती है, यानी कि एम वो जिस आउटपुट पे प्रोड्यूस करते हैं वहां पे एमसी इज इक्वल टू एसी भी होता है, एसी मिनिमम पॉइंट पे भी होता है, तो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी आ गई। फिर वो एलोकेटिवली एफिशिएंट भी होते हैं, वो वहां प्रोड्यूस करते हैं उस आउटपुट पे जहां एमसी इज इक्वल टू पी भी होता है, या हम तो एलोकेटिव एफिशिएंसी भी आ रही होती है, या दूसरे लफ्जों में आप कह लो कि जहां मार्जिनल सोशल बेनिफिट मार्जिनल सोशल कॉस्ट के बराबर होता है, तो कोई ओवर प्रोडक्शन या अंडर प्रोडक्शन या ओवर या अंडर कंजम्पशन नहीं हो रही होती। तो इसलिए ये मोस्ट एफिशिएंट है और आइडियल स्ट्रक्चर है, और ऑल्दो ये एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन मैंने बताया कि जो स्ट्रक्चर इसके फिर क्लोज होगा फिर वो ही ज्यादा बेहतर स्ट्रक्चर कंसिडर किया जाएगा। अच्छा, अब ये रियलिस्टिक क्यों नहीं है उसको देख लेते हैं पहले। एक तो वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स ऑफ अ प्रोडक्ट, ये तो चलो हो जाता है, इसमें कोई इशू नहीं है। ऑल फॉर्म प्रोड्यूस होमोजेनियस प्रोडक्ट, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। आप कोई भी प्रोडक्ट ले लें, वो एक जैसे नहीं होते, समटाइम दे लुक द सेम, लेकिन मैंने वर्ड क्या इस्तेमाल किया, आइडेंटिकल। ये मैंने ओ लेवल में पढ़ाते हुए भी बात की थी कि हम बोलते भी हैं कि आइडेंटिकल ट्विंस, इसका मतलब क्या होता है, बता दो। इसे आइडेंटिकल एग्जैक्टली सेम। एग्जैक्ट, यानी कि आप उन दोनों में फर्क ही नहीं कर पा रहे कि समद कौन है फात कौन है, तो काजिम कौन है नाजिम कौन है, नाम भी ऐसे रख देते हैं ना मिलते जुलते, तो आप पहचान नहीं सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो इसी तरह इस मार्केट स्ट्रक्चर में जितनी भी फॉर्म्स है, बेतहाशा फॉर्म्स है, यू कैनॉट काउंट देम, लेकिन वो सब की प्रोडक्ट जब मार्केट में पड़ी होती है ना, तो आपको नहीं पता कि कौन सी प्रोडक्ट किस फॉर्म की। इसका मतलब है फिर कोई भी फर्म डोमिनेट कैसे करेगी, कोई भी फर्म जो है वो सप्लाई को इन्फ्लुएंस कैसे करेगी। एक प्रोडक्ट, एक फर्म ने प्रोडक्ट नहीं बनाई तो लोग कहेंगे कोई बात नहीं हम दूसरी ले लेते हैं, क्योंकि जब फर्क ही कोई नहीं है। आप कहीं दूर दराज जाके कोई प्रोडक्ट लेते हैं या कोई खास ब्रांड लेते हैं तो क्यों लेते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि इसमें कुछ डिफरेंट है, इट विल गिव यू हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो उसमें तो होमोजीनियस का मतलब है डिजाइन भी सेम, क्वालिटी भी सेम, ओवरऑल आउटलुक भी सेम, टच भी सेम है, तो फिर आपने लेना क्या है, खाने पीने की है तो आप वही सेटिस्फेक्शन आपको मिल रही है। तो इसलिए ये डोमिनेट कर ही नहीं सकती, और इसीलिए इतनी ज्यादा होती है। अच्छा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, मतलब होंडा और टोयोटा की दो गाड़ियां हैं, पर एक होंडा ने बनाई एक टोयोटा ने बनाई, लेकिन दोनों को देख के लग ही नहीं रहा कि किसने कौन सी बनाई है। लेकिन उसमें ना अक्सर बच्चे सवाल करते हैं, सर वो उसमें एज तो लिखा हो ना, एज फॉर होंडा, और टोयोटा के लिए टी लिखा होता है जो उनका मोनोग्राम होता है। तो एक्चुअली होमोजीनियस प्रोडक्ट वो है जिसमें ब्रांडिंग भी नहीं होती, सिंपल इज दैट। तो ब्रांड भी नहीं होगा, इसलिए मैंने आपको वेजिटेबल्स फ्रूट की जब एग्जांपल दी थी, तो वहां को लिखा होता है कि ये आम असलम के बाग के हैं, और ये जो आम है ये वो किसी और के बाग के हैं आम, तो आम देखते हैं अच्छी क्वालिटी ले लिया, तो वो ब्रांडलेस होते हैं। तो होमोजेनियस प्रोडक्ट, अगर ब्रांड लग गया, मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर दो प्रोडक्ट बिल्कुल एक जैसे हैं लेकिन उस आपने ब्रांडिंग कर दी, तो दे वोंट रिमेन होमोजीनियस, ये आपने याद रखनी है। अब पेप्सी और कोक भी सेम लगते हैं एक्चुअली, उनका टेस्ट भी फर्क है, लेकिन चले ब्रांडिंग भी है तो वो डिफरेंट ही है। तो ऐसा कहीं ऐसा नहीं होता प्रैक्टिकली, और ये वजह है कि ये रियलिस्टिक नहीं होता। फिर ऑल फॉर्म्स आर प्राइस टेकर्स एंड आर नॉट एबल टू इन्फ्लुएंस द प्राइस, यानी कि वो मार्केट से प्राइस लेते हैं, मार्केट में जो प्राइस सेट होती है डिमांड सप्लाई से, वो उसी प्राइस को फॉलो करते हैं। अच्छा, अब सवाल है क्यों करते हैं। अब ये सुन लो, भाई अगर आप प्राइस ज्यादा चार्ज करेंगे, फर्ज किया मार्केट प्राइस नहीं चार्ज करते, तो भाई आप चार्ज तो तब करोगे ना जब आपके पास कुछ ऐसा है जो दूसरों के प्रोडक्ट में नहीं है। ये जितने ब्रांड्स हैं, वो अगर ज्यादा प्राइस चार्ज करते हैं तो उनकी कोई यूनिक फीचर है ना उनमें। आईफोन बहुत महंगा है तो भाई आईफोन का नाम है, आपको स्टेटस देता है जो भी है, तो वो ज्यादा चार्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई ब्रांड कोई इमेज है ही नहीं, तो प्राइस किस मुंह से चार्ज करेंगे ज्यादा, आप ज्यादा चार्ज करेंगे लोग लेंगे ही नहीं, कोई फायदा ही नहीं। एक तो ये बात, और अगर प्राइस कम चार्ज कर देंगे तो आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। उसकी वजह ये है
क्योंकि सब फर्म बहुत ज्यादा होती हैं, सारी फर्म, किसी भी फर्म का मार्केट शेयर ज्यादा नहीं होता, तो कोई भी फर्म जो है वो लार्ज स्केल पे ऑपरेट कर ही नहीं रही होती, तो इसका मतलब उनको इकोनॉमी स्केल तो आया ही नहीं होता, तो एवरेज कॉस्ट उनकी शायद उतनी कम नहीं होती, तो जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा कम प्राइस चार्ज कर ही नहीं सकती, करेंगे तो उनको लॉस शुरू हो जाएगा, प्रॉफिट ही नहीं होगा, इट वॉन्ट बी प्रॉफिटेबल टू रन दैट बिजनेस। ठीक है जी। अच्छा, और इसमें ना एक चीज मैं जरूर बता दूं, कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि बहुत ज्यादा फर्म्स होती हैं और उनका स्मॉल मार्केट शेयर होता है सबका, और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि भाई अगर ढेर सारी फर्म मौजूद हैं, तो मैं तो भाई अगर मुझे वो चीज मेरे घर के करीब की दुकान से मिल रही है तो मैं दूर क्यों जाऊंगा, मतलब वही चीज, भाई हम दूर तो इसलिए जाते हैं कि यार वहां पे ज्यादा अच्छी चीज मिल रही है, या सस्ती मिल रही है, या क्वालिटी अच्छी है, तो तब जाएंगे। तो इसलिए हर बंदा ये देखता है कन्वीनियंट प्लेस पे जहाँ चीज मिल रही है वहीं से ले लो, दूर जाने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए हर फर्म के पास लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स होते हैं, ज्यादा नहीं होते, लाइनें कहीं नहीं लगी होती, क्योंकि कोई कस्टमर दूर क्यों जाएगा जब उसको वही चीज करीब से भी मिल रही है, तो इसलिए हर एक का मार्केट शेयर बहुत ही थोड़ा सा होता है, और वो सप्लाई को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, यानी कि उनकी मार्केट पावर नहीं होती, मतलब एक फर्म बंद भी हो गई, मतलब अगर फर्ज किया 50,000 फर्म काम कर रही है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो एक फर्म निकल भी गई तो सप्लाई पे क्या असर पड़ गया, कुछ भी नहीं, मतलब ये कि अगर बड़ी फर्म होती और वो बंद हो जाती तो मार्केट में शॉर्टेज हो जाती ना, तो प्राइस ऊपर की तरफ जाती, लेकिन एक छोटी सी फर्म अगर अपनी दो चार चीजें बनाना बंद भी कर देगी तो उससे कौन सी शॉर्टेज होगी, और उससे क्या प्राइस में चेंज आएगा, कोई भी नहीं, तो इसको कहते हैं कि उनके पास मार्केट पावर नहीं है, या वो सप्लाई को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। अच्छा, अभी ना मेरा ख्याल आज इतना ही काफी है, या फिर हम चले कंटिन्यू भी कर लेते हैं, क्योंकि 40 मिनट तो हो गए हैं, और शायद वो खैर बंद बंद हो ही जाएगा, तो मेरा ख्याल है हम नहीं पढ़ते, आपका काम क्या है कि आप जो रेस्ट ऑफ द कंडीशन है उनको पढ़ लें, मैं आपसे पूछूंगा या आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ताकि जल्दी कवर हो जाए और हम आगे फिर जो असल सवाल आता है उसकी तरफ चलें नेक्स्ट क्लास में। खुदा हाफिज। ओके सर।